हाय दोस्तों, आज का वीडियो वैदिक काल का चौथा पार्ट है। चौथा वीडियो है। वैदिक काल को दो भागों में बांटकर हम लोग पढ़ते हैं। पहले भाग को पूर्व वैदिक काल और दूसरे भाग को उत्तर वैदिक काल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो उत्तर वैदिक काल को अलग करके पढ़ने में हम लोगों के कारण ये है, इसका मुख्य कारण कि 1000 BC के पूर्व लगभग लोहे की खोज हुई थी। लगभग 1000 BC के पूर्व लोहे की खोज हुई थी, जिसने पूरी वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया था। वैदिक काल की व्यवस्था को प्रभावित कर दिया था। जब वैदिक काल की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने का कारण, जिसमें कृषि यंत्र, लोहे की खोज से कृषि यंत्र में सुधार आया और बहुत सी यंत्रों में, उपकरणों में सुधार आया, जिससे कृषि अच्छे स्तर पर होने लगी थी। और कृषि अच्छे स्तर पर होने के कारण क्या हुआ, अधिशेष रात बचने लगी थी। अधिशेष रात, जो बची हुई शेष कृषि, शेष भाग, ठीक है ना, जो बचा हुआ शेष भाग, उस अधिशेष भाग को बेचने के बाद आर्थिक जीवन में वृद्धि हुई। ठीक है ना। तो आर्थिक जीवन में जब वृद्धि हुई तो आर्थिक विकास होने के साथ साथ राजनीतिक विकास में भी विकास हुआ और सामाजिक और धार्मिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। लोहे की खोज ने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन को भी प्रभावित किया। चलिए आइए पढ़ते हैं। तो राजनीतिक जीवन, तो इसमें राजनीतिक जीवन में ये होता था कि पूर्व वैदिक काल में जन और कबीले के रूप में लोग रहते थे। इसमें जन का आकार बड़ा होता गया और जन जनपद में बदल गया। ठीक है ना। जन जनपद में बदलने के बाद भारत जन और पुरुजन मिलकर के कुरुजन बनाते हैं। कुछ नोट करें। जन का आकार बड़ा होता गया। हेडिंग डाल लीजिए, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन से नंबर 1, जन का आकार बड़ा होता गया। जन का आकार बड़ा हो गया। जब जन का आकार बढ़ा तो जन का आकार बढ़ने से उस जन का नाम को हम लोग जनपद बन गया, जनपद कहने लगे। जन जनपद में बदल गया, जन जनपद में बदल गया। अब जब जन जनपद में बदल गया तो जन जनपद में बदलने के कारण क्षेत्र विस्तार हुआ। तो भारत जन और पुरुजन, तो भारत जन और प्लस पुरुजन मिलकर के कुरुजन बना। कुरुजन, जो कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, वही कुरुजन। ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ या वृद्धि होने के साथ साथ राजा का महत्व में भी परिवर्तन हुए। तो राजा के महत्व में परिवर्तन क्या हुआ कि राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। पहले राजा की शक्ति में वृद्धि नहीं, समिति, विदय और गढ़, ये सभी मिलकर के राजा को जो सलाह देते थे उसी अनुसार राजा निर्णय लेता था। लेकिन अब क्या हुआ, राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। राजा कुछ फैसले अपने स्वयं से करने लगा। उसके बाद राजा का पद वंशानुगत हो गया, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा का पद वंशानुगत कर दिया हो गया। उसके बाद राजा के अधिकार बढ़ने लगे, क्योंकि जब आर्थिक वृद्धि होती है तो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव आते हैं। तो राजा के अधिकार बढ़ गया, क्योंकि राजा का अधिकार बढ़ा। तो जब राजा का अधिकार बढ़ा तो समाज और सभा समिति और गढ़ विधेय, इनका महत्व कम हो गया, क्योंकि जो लोग ये सलाह इनके अनुसार जो राजा कार्य करता था, वे अब राजा स्वेच्छा से कार्य करने लगा। ठीक है ना। तो राजा का महत्व में क्या हुआ, राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और पद वंशानुगत हो गया और राजा के अधिकार बढ़ने लगे। ठीक है ना। तो क्या लगेंगे, राजा का महत्व। अब राजा के महत्व के बारे में बात करें, राजा का महत्व, तो राजा के महत्व के बारे में बात करें तो राजा की शक्तियाँ बढ़ने लगीं। राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। जब राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई, ठीक है ना। और दूसरा, राजा का पद वंशानुगत हो गया। ठीक है ना। राजा का लड़का वंशानुगत, राजा बनेगा। ठीक है ना, वंशानुगत हो गया। ठीक है ना। जबकि पिछले पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ठीक है ना। उसके बाद पद वंशानुगत हो गया। उसके बाद राजा जो वंशानुगत होने का था, जब वंशानुगत हो गया तो राजा के अधिकार बढ़ने लगे। ठीक है ना। राजा के अधिकार बढ़ने लगे तो राजा स्वयं से
अधिकार बढ़ने लगे। राजा बहुत से फैसले स्वयं स्वेच्छा से करने लगा, ठीक ना। राजा बहुत से फैसले स्वेच्छा से करने लगा, और जब राजा बहुत से फैसले स्वेच्छा से करने लगा तो सभा समिति और गण विधि जो इनके यहाँ संस्थाएं थीं उनका महत्व कम होने लगा। तो क्या हुआ, जब भाई राजा के अधिकार बढ़ेंगे तो राजा अपने बहुत से ज़्यादा फैसले अपने स्वयं से करेगा, और स्वयं से करेगा तो सभा समिति और गण जो विधि ये संस्थाएं थी इनका महत्व कम होने लगा। तो सभा समिति गण विधि विदत इनका महत्व कम होने लगा, क्योंकि भाई अब राजा स्वयं से जब फैसला करेगा महत्व कम होने लगा। जब राजा स्वयं से फैसला करेगा तो इन संस्थाओं का महत्व कम वैसे भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो महत्व कम होने लगा। तो ये हो गया राजा के महत्व, ठीक है ना। राजा के महत्व में इतना बदलाव आया, ठीक है ना। तो राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई और राजा का पद वंशानुगत हो गया। उसके बाद राजा के अधिकार बढ़ गए और सभा समिति का महत्व कम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद रत्निन ने पूर्व वैदिक काल में जो हमने हिस्से में पढ़ाया है पहले वीडियो में कि रत्निन वैदिक काल के अधिकारी हुआ करते थे। तो अधिकारियों की संख्या, अब राजा जब प्रधानमंत्री का देखो, जब प्रधानमंत्री पावरफुल होता है, प्रधानमंत्री के अधिकार बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, प्रधानमंत्री के अधिकार जब बढ़ते हैं तो वो जो अधिकारियों के अधिकार होते हैं वो सीमित होने लगते हैं, ठीक है ना, कमज़ोर होने लगते हैं। अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर हो जाता है तो संस्थाएं और बाद बाकी सभा और समितियों के अधिकार बढ़ने लगते हैं, उनका प्रभुत्व हावी होने लगता है। वैसे ही तो राजा के जो अब रत्निन जो अधिकारी थे वैदिक काल के, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। पहले तो 7 बताई जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में 17 हो गई, ठीक है ना। अब कर व्यवस्था में विस्तार हुआ। जब अधिकारी बढ़ेंगे तो कर व्यवस्था के जो अधिकारी थे राजस्व वाले विभाग के, तो कर व्यवस्था में विस्तार हुआ और स्वेच्छा से जो दिया जाने वाला कर था उसे नियमित कर दिया गया, ठीक है ना। स्वेच्छा से जो राजा को इच्छा के अनुसार दिया जाता था कर, अब वो नियमित कर दिया कि कर देना ही पड़ेगा, ठीक है ना, इतने निश्चित समय में। तो क्या क्या इसमें बदलाव हुए, रत्निन की बड़ी संख्या बढ़ी, ठीक है ना। रत्निन जो अधिकारी थे, रत्निन की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, बढ़कर पहले 7 थी लेकिन अब कितनी हो गई, 17 हो गई, ठीक है ना। पहले 7 थी अब 17 हो गई, ठीक है ना, 17 हो गई। तो रत्निन मतलब अधिकारी, अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों का विकास हुआ, अधिकारियों की संख्या बढ़ गई, ठीक है ना। जब अधिकारियों की संख्या बढ़ी तो जायज़ की बात है, तो कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। तो कर व्यवस्था का भी विस्तार हुआ, कर व्यवस्था का विस्तार हुआ। और जब कर व्यवस्था का विस्तार हुआ तो जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था राजा को जो स्वेच्छा से कर दिया जाता था वह नियमित कर दिया गया। कैसा कर दिया गया, नियमित। स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर है ना, नियमित कर दिया गया। कैसा कर दिया गया, नियमित। एक निश्चित समय में आपको कर चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना, नियमित कर दिया गया। तो कर में सुधार हुआ। तो स्वेच्छा से जब नियमित कर दिया गया तो आर्थिक विस्तार और हुआ, ठीक है ना। तो जब आर्थिक विस्तार हुआ, लेकिन यहाँ सेना की बात करी जाए तो सेना एवं न्याय में अभी पूर्णतः कुछ स्थायी नहीं हुआ था। सेना स्थायी नहीं हुई थी, सेना बढ़ी तो युद्ध क्षेत्र बढ़े, क्योंकि विस्तार हुआ क्षेत्र का तो युद्ध बढ़े, संभावना बढ़ी तो युद्धों की संभावना बढ़ी, तो जायज़ बात है साथ सेना रखनी पड़ेगी। लेकिन सेना पूर्णतः रूप से स्थायी नहीं हुई थी। सेना बड़ी तो हुई, सेना थोड़ी बड़ी हुई लेकिन पूर्णतः रूप से स्थायी नहीं हुई। उसके बाद सामाजिक जीवन, तो सामाजिक जीवन में जब आर्थिक जीवन में विस्तार हुआ तो सामाजिक जीवन भी प्रभावित हुआ, ठीक है ना। तो सामाजिक जीवन जब प्रभावित हुआ तो सामाजिक जीवन में क्या हुआ, सब परिवार की सबसे छोटी इकाई, ठीक है ना, सबसे छोटी इकाई या सामाजिक जीवन में सबसे छोटी इकाई परिवार। और कई परिवार मिलकर के एक ग्राम बनाते थे और कई ग्राम मिलकर के एक विश्व बनाते थे, ठीक है ना।
तो कई विष मिलकर के एक जनपद बनता था, जन बनता था, जन, और जन कई जनों से मिलकर के जनपद बनता था। तो क्या होता, परिवार की या सामाजिक जीवन की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, ठीक है ना। और कई परिवार मिलकर के एक ग्राम बनाते थे, ठीक है ना। और कई ग्राम मिलकर के, ठीक, एक विष बनता था, विष, ठीक है ना, ये वाला नहीं, ये विष बनता था। और कई विष मिलकर के एक जन बनता था, और जब कई जन मिलते थे तब एक जनपद बनता था, ठीक है ना, जनपद कहलाता था। अर्थात क्षेत्र विस्तार हुआ, और जब क्षेत्र विस्तार हुआ साथ ही साथ अब जो वर्ण व्यवस्था थी, पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित न होकर के कर्म आधारित थी। अर्थात कर्मों के अनुसार वर्ण व्यवस्था में दिया जाता था, अगर जो जैसा कर्म कर रहा है उसी के अनुसार उसको जाति दी जाती थी। लेकिन अब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। वर्ण व्यवस्था, अगर वर्ण व्यवस्था की बात करी जाए, वर्ण व्यवस्था की बात की जाए तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी, जन्म आधारित, ठीक है ना। अगर जो राजा का बेटा राजा, ठीक है ना, क्षत्रिय क्षत्रिय कुल में, ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में, और वैश्य वैश्य और शूद्र शूद्र कुल में जन्म आधारित हो गई थी, ठीक है ना। जबकि पूर्व वैदिक काल में ऐसा नहीं था। जो ताकतवर है, अच्छा है, तो योद्धा क्षत्रिय कहलाता था, और जो वेद पढ़ने वाला बेटा होता था वो आर्य कहलाता था, है ना, ब्राह्मण कहलाता था। और जो कार्य क्षेत्र या व्यवसाय में रहता तो वैश्य कहलाता था, ठीक है ना। तो कर्म आधारित थी पूर्व वैदिक काल में। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। तो जन्म आधारित होने के साथ साथ इस वर्ण व्यवस्था पर जैसे ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। ब्राह्मण वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है ना। ये जन्म आधारित होने के साथ साथ वर्ण व्यवस्था बहुत कठोर और हो गई थी। जन्म आधारित होने के साथ साथ वर्ण व्यवस्था कठोर और हो चुकी थी। कैसी हो चुकी थी? कठोर हो चुकी थी। जब कठोर हो चुकी थी, कठोर भी हो चुके थे। अब बहुत ज़्यादातर अधिकतर वर्ण व्यवस्था का विस्तार ज़्यादा, ठीक है ना, जात पात ऊंच नीच बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। उसके बाद गौत्र शब्द की अगर बात करी जाए तो गोत्र और गौधन की बात, जो लोग गौधन एकत्र किया करते थे या जिनके पास गाय अधिक मात्रा में होती थी, क्योंकि गाय उस टाइम पर धन के रूप में, जिनके पास अधिक गाय होती थी वो अमीर माना जाता था, ठीक है ना। पशुपालन ही तो आर्थिक जीवन का आधार था, ठीक है ना। तो जिनके पास गाय इकट्ठी किया करते थे, गाय इकट्ठी करते थे, वो धन कहलाता था, ठीक है ना। तो गायों को इकट्ठा करने वाला धन को गौधन कहते थे। तो गौधन इकट्ठा करने वाले को एक गोत्र वाला बोला जाता था। एक गोत्र वाला दूसरे गोत्र वाले के साथ शादी कर सकता था, अर्थात गोत्र की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। तो जिनके पास अधिक गोत्र गाय धन को इकट्ठे करने वाले को गोत्र कहते थे। तो एक गोत्र के साथ शादी करने की प्रथा यहीं से शुरू हुई थी। उसके बाद आश्रम की व्यवस्था की शुरुआत हुई, ठीक है ना। गौधन एकत्र करने वाले को एक गोत्र का कहा जाता था। गौधन एकत्र करने वालों को एक गोत्र का कहा जाता। जिनके पास गाय धन का एकत्र करते थे उन्हें एक गोत्र का कहा जाता था। और साथ ही साथ जब एक एकत्र करने वाले को गोत्र कहा जाता था। और यहाँ पर आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। क्या हुई? आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। साथ ही साथ आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। और आश्रम व्यवस्था में 4 चरण बताए। आश्रम व्यवस्था के 4 चरण बताए कि नंबर 1 ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ जीवन, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी, ठीक है ना। अब प्रत्येक चरण को उन्होंने 25 वर्ष का दिखाया। तो पहला ब्रह्मचर्य और दूसरा गृहस्थ जीवन और तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, ठीक है ना। ये 4 आश्रम बताए, ठीक है ना। आश्रम व्यवस्था, संन्यास, 4 आश्रमों का वर्णन किया है। और 4 आश्रम व्यवस्था का जब वर्णन किया और प्रत्येक आश्रम व्यवस्था को 25 वर्ष के रूप में डाल दिया। 0 से 25 वर्ष, है ना। 25 वर्ष तक क्या होता है? ब्रह्मचर्य होता है। उसके बाद गृहस्थ जीवन 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन होता है। और 50 से 75 तक
50 से 75 तक वानप्रस्थ होता है, और 75 से 100 तक, 75 से 100 वर्ष तक इसे संन्यास इन 4 आश्रमों का विकास हुआ। इन 4 आश्रमों का विकास हुआ, इन 4 आश्रमों की शुरुआत हुई। ठीक, गृहस्थ के बाद जो 4 आश्रम बताए उन्होंने ब्रह्मचर्य और गृहस्थ जीवन, संन्यास, गृहस्थ जीवन, और उसके बाद है वानप्रस्थ और संन्यास। जो 4 आश्रमों की व्यवस्था की थी उनमें से गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम बताया है, जिसमें पिता और ईश्वर के धार्मिक कार्य से आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है ना, पिता से और ईश्वर के धार्मिक कार्य करके आप अपने इससे मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद स्त्री की अगर स्थितियों की बात करी जाए तो स्त्री की स्थितियों की गिरावट हुई, स्त्री की स्थितियों में गिरावट आने लगी। तो स्त्री की स्थितियों में क्या हुआ, गिरावट आने लगी। क्योंकि समित और विदत में जो स्त्रियां भाग लेती थी उनमें स्त्रियों की भागीदारी बंद कर दी, महिलाओं की भागीदारी को बंद कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। ठीक है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। मैत्रेय संहिता में जुआ पासा, सुरा शराब के समान स्त्री को तीसरी बुराई बताया है। कुछ नोट कर लें। स्त्रियों में क्या हुआ, स्त्रियों की स्थिति खराब हुई, समित और विदत में भागीदारी बंद कर दी गई। समित और विदत, ठीक है, समित और विदत में महिलाओं की भागीदारी नहीं रही, जबकि पूर्व वैदिक काल में बताया गया महिलाएं विदत और समित में भाग ले सकती थी। ठीक है ना, ले सकती थी। उसके बाद पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हुई। ठीक है ना, पर्दा प्रथा आदि की शुरुआत हुई। और उसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, जिससे साबित होता है ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। और जिससे इस तरह की बातों से पता लगता है कि स्त्री की या महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी। पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, समस्त दुखों का कारण बताया गया। ठीक है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया, जिससे पता चलता है कि स्त्रियों या महिलाओं की स्थिति कैसी रही होगी। बहुत ज़्यादा मतलब इनकी स्थितियों में गिरावट आई। उसके बाद मैत्रेय संहिता में जुआ और सुरा, और जुआ मतलब पासा, सुरा मतलब शराब। मैत्रेय संहिता में जुआ मतलब पासा और सुरा मतलब शराब। ठीक है ना, जुआ मतलब पासा, सुरा मतलब शराब। जुआ और पासा के साथ आदि के साथ स्त्री को तीसरी बुराई बताया गया है। अर्थात जिससे साबित होता है कि जुआ और पासा जिस तरह इंसान के लिए बहुत गलत कार्य है, उसी तरह स्त्री भी एक तीसरा ये गलत कार्य है, ये बुराई है। ठीक है ना, जुआ पासा के समान स्त्री भी एक तीसरी बुराई है। ये मैत्रेय संहिता में इसका वर्णन किया गया। मैत्रेय संहिता में जब इसका वर्णन किया, जुआ पासा को, शराब को, मतलब इसी समान स्त्री भी एक तीसरी बुराई है। और मैत्री, गार्गी और कात्यायनी इसमें विदुषी महिला थी। उत्तर वैदिक काल में मैत्री, गार्गी और कात्यायनी ये विदुषी महिला थी, प्रमुख विदुषी महिला थी या मुख्य विदुषी महिला थी, विदुषी महिला थी। ठीक है ना, उत्तर वैदिक काल में ये 3
मुख्य विदुषी महिला थी, ठीक है ना। तो विदुषी महिला की अगर बात करिए तो मैत्री, गार्गी और कात्यायनी, मैत्री, गार्गी और कात्यायनी 3 प्रमुख विदुषी महिला थीं। उसके बाद और इसमें दास प्रथा का प्रचलन चला। दास प्रथा, उसमें देखो दास प्रथा का कोई पहले प्रचलन नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते दास प्रथा का प्रचलन चला। दास प्रथा के बाद भोजन व मनोरंजन, तो भोजन में भी विस्तार हुआ। भोजन में विस्तार होने के बाद शाकाहारी व मांसाहारी दोनों तरह के भोजन चलते थे, शाकाहारी और मांसाहारी, ठीक है ना, दोनों तरह के मांसाहारी भोजन दोनों तरह से थे, ठीक है ना, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों तरह। मनोरंजन में भाई पासा, गुड़दौड़, मनोरंजन, पासा, गुड़दौड़ और नृत्य, ठीक है ना। मनोरंजन में भाई पासा, गुड़दौड़ और नृत्य चल रहा। उसके बाद विवाह में स्थिति, तो विवाह में थोड़ा नीतियाँ बदली, ठीक है ना। विवाह की बात की जाए तो विवाह को उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार की प्रथा बताई है। विवाह से संबंधित 8 प्रकार की प्रथाएं बताई गई हैं, जिसमें 4 पहली प्रारंभिक 4 अच्छी मानी गई हैं और बाद की 4 खराब प्रथाएं मानी गई हैं, ठीक है ना। विवाह करने की जो प्रथाएं थी, जो प्रारंभिक 4 अच्छी हैं और बाद की 4 को खराब बताया गया है। 8 प्रकार की विवाह की प्रथा बताई गई है, जिनमें से मुख्य 2 प्रकार की प्रथा है, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम 2 मुख्य हैं, अनुलोम विवाह, ठीक है ना, 2 मुख्य हैं, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। दूसरी है प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह क्या है? अनुलोम विवाह वह विवाह होता है जिसमें जो महिला होती है ना, जो स्त्री होती, वो निम्न वर्ग की, और जो पति होता है, जो पुरुष, वो उच्च वर्ग से होता था। तो निम्न वर्ग की महिला, उच्च वर्ग का पति, अगर ये शादी या विवाह रचाते हैं तो ये अनुलोम विवाह कहलाता था, अनुलोम सीधा विवाह। उसके बाद जब कभी कभी क्या होता था, स्त्री जो होती वो उच्च कुल की हो जाती थी और पुरुष जो होता था वो निम्न कुल का। जब स्त्री उच्च कुल की, पुरुष निम्न कुल का, तो इस विवाह को प्रतिलोम मतलब उल्टा विवाह बताया गया, प्रतिलोम विवाह बताया गया, जिससे उत्पन्न होने वाली संतान एक नई जात की संतान उत्पन्न होती थी, ठीक है ना। उसके बाद आर्थिक जीवन में प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया, जबकि पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था। लोहे की खोज ने विस्तार करने के बाद आर्थिक का प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अनुलोम प्रतिलोम विवाह के बाद है आर्थिक जीवन में कृषि। आर्थिक जीवन में अगर बात करें तो प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था, क्योंकि लोहे की खोज होने के बाद आर्थिक जीवन में सुधार हुआ, ठीक है ना। अच्छे उपकरण और अच्छे उसके कारण तो कृषि फसल अच्छी होने लगी थी, बेहतर हो गई थी, ठीक है ना। उसके बाद कंटक संहिता में बताया गया है कि 24 बैलों वाला हल्का वर्णन मिलता है। एक यहाँ लिखते हैं कृषि के बाद आर्थिक जीवन में मुख्य व्यवसाय क्या हो गया था? प्रमुख व्यवसाय, ठीक है ना। प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। क्या हो गया था? कृषि। और जबकि पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में आते आते प्रमुख व्यवसाय कृषि हो गया था। तो कृषि के बाद उसके बाद कंटक संहिता में 24 बैलों वाले हल्का वर्णन है। 24 बैलों वाले हल्का वर्णन है। 24 बैलों वाले हल्का वर्णन किया गया है। हल्का वर्णन मिलता है कंटक संहिता में, ठीक है ना। 24 बैलों वाले। तो कृषि इतनी विकसित है, कृषि का इतना विस्तार हो गया था, लेकिन इसका दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। पशुपालन दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि कृषि पहले नंबर पर आ गया। जबकि पूर्व वैदिक काल में कृषि दूसरे नंबर पे थी, पशुपालन पहले नंबर पे था, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज ने इतना विस्तार कर दिया कि कृषि पहले नंबर पे आ गई थी, ठीक है ना, प्रमुख व्यवसाय में। उसके बाद घोड़ा और दूसरा व्यवसाय पशुपालन में प्रमुख पशु गाय थी। और उसके बाद दूसरा पशु घोड़े का विस्तार या महत्व तो बढ़ रहा था, क्योंकि युद्ध नीति और युद्ध का प्रसार हो रहा था, क्योंकि युद्ध बढ़ रहे थे, ठीक है ना। एक दूसरे से आक्रमण और विस्तार करने के लिए राजा आपस में लड़ने के कारण युद्ध का विस्तार हुआ, या युद्ध बढ़ रहे थे। युद्ध बढ़ने से घोड़े का महत्व तो बढ़ रहा था। उसके बाद कृषि में अवशेष मतलब कृषि जब हम उगाते हैं, उसके बाद शेष बची हुई फसल को हम अवशेष भाग कहते हैं, ठीक है ना। तो अवशेष भाग से क्या होता था? व्यापार किया जाता था। तो व्यापार ना
उद्योगों और व्यापार का विकास हुआ। उसके बाद कुम्हार, रथ या धातु इस तरह के उद्योग लघु उद्योग के रूप में पड़े, ठीक है ना। विदेशी व्यापार का भी प्रचलन मिलता है। उत्तर वैदिक काल में विदेशी व्यापार का भी प्रचलन मिलता है, जिसमें सिक्के का प्रचलन नहीं था। वस्त्र विनिमय द्वारा व्यापार होता था, सिक्के का प्रचलन नहीं था। इस काल में आर्थिक प्रगति इतनी हो गई थी कि दूसरी बार नगरीकरण को बढ़ावा मिला। इससे द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। वैदिक काल को द्वितीय नगरीकरण कहते हैं, जबकि प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं, द्वितीय नगरीकरण वैदिक काल को कहते हैं। इतना बढ़ावा मिला आर्थिक जीवन में, ठीक है ना। तो उसके बाद ठीक है, अब आते हैं आर्थिक जीवन पर। तो आर्थिक जीवन में यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, ठीक है ना। और ब्राह्मण क्षत्रियों में आपस में संघर्ष हो गया था सर्वश्रेष्ठ अपने को दिखाने के लिए। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ और क्षत्रिय अपने आप को श्रेष्ठ दिखा रहे थे, जिसमें से क्या हुआ, आपस में संघर्ष का दौर हो गया। जब संघर्ष का दौर हो गया, उसके बाद प्रमुख देवता प्रजापति का सृजन होता है, जिसे निर्माता के देवता के रूप में जानते हैं। तो कुछ लिख लेते हैं धार्मिक में। धार्मिक जीवन, अगर धार्मिक जीवन की बात कर दी जाए तो यज्ञ कर्मकांड कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया था, ठीक है ना। यज्ञ कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया, और ये पूजा पाठ वेद बहुत ज़्यादातर अधिक मतलब इनका महत्व बढ़ गया, इन पे ज़्यादा लोग आश्रित होने लगे, ठीक है ना। ठीक, जो भी है। उसके बाद ब्राह्मण क्षत्रियों में संघर्ष होने लगा। क्या हुआ, ब्राह्मण क्षत्रियों में अपने अपने को, ब्राह्मण और क्षत्रियों में संघर्ष होने लगा, क्योंकि ये लोग अपने अपने को क्षत्रियों में संघर्ष का दौर होने लगा, क्योंकि संघर्ष का दौर, क्योंकि ये लोग अपने आप को श्रेष्ठ बताने का कार्य कर रहे थे कि हम श्रेष्ठ और हम में, तो आपस में संघर्ष होने लगे। उसके बाद कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में। तो प्रमुख देवता प्रजापति, ठीक है ना। प्रजापति जिनको प्रमुख देवता प्रजापति, जिनको सृजन का देवता कहते थे, सृजन का देवता या निर्माता का देवता। उसके बाद विष्णु का नए देवताओं का उल्लेख मिलता है, जबकि पूर्व वैदिक काल में विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो विष्णु को हम पोषण या रक्षक का देवता के रूप में जानते हैं। प्रजापति को किसके, सृजन का देवता, प्रजापति को सृजन का देवता या निर्माण के देवता या निर्माता के रूप में, ठीक है ना। विष्णु का नए देवता के रूप में उल्लेख मिलता है विष्णु, जबकि पूर्व वैदिक काल में विष्णु का रूप नहीं मिलता। इन्हें पोषण या फिर रक्षक के देवता के रूप में जानते हैं। पोषण या रक्षक के देवता के रूप में विष्णु को मानते थे। उसके बाद रुद्र जो पशुओं के देवता थे, जबकि रुद्र पशुओं के देवता पहले पूषण थे, लेकिन अब रुद्र को माना जाने लगा। किसको माना जाता है, रुद्र। तो रुद्र पशुओं के देवता, ठीक है ना। उसके बाद पूषण जो पशुओं के देवता थे, बड़ व्यवस्था इतने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जो पशुओं के देवता पूषण, तो शूद्रों को पशुओं के समान माना जाने लगा, जिससे शूद्रों को देवता पूषण माने जाने लगे, ठीक है ना। पूषण को शूद्रों के देवता कहे जाने लगे, शूद्रों के देवता, ठीक है ना। शूद्र जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र, जो चौथी पीढ़ी में आने वाले निम्न वर्ग के लोग, उन्हें शूद्र कहा जाने लगा, और शूद्रों को पशु के समान माना जाने लगा,
ठीक है ना, पशुओं के समान। इसीलिए पशुओं के देवता जो पूषण, उन्हें शूद्रों के देवता के रूप में बताया गया, ठीक है ना, शूद्रों के देवता के रूप में बताया गया। उसके बाद वरुण, वरुण को जल देवता, वरुण को जल देवता के रूप में, ठीक है ना। वरुण का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, पूर्व वैदिक काल में वरुण का उल्लेख नहीं मिलता है, जल देवता के रूप में, ठीक है ना, जल देवता के रूप में, ठीक है ना। तो कौन कौन है प्रमुख देवता? प्रजापति, प्रजापति को सृजन का देवता या निर्माता के रूप में माना जाता है। उसके बाद विष्णु, विष्णु को उत्तर वैदिक काल में ही उल्लेख मिलता है, पूर्व वैदिक काल में विष्णु का उल्लेख नहीं मिलता है। पोषण या रक्षक के देवता विष्णु कहे जाते हैं, ठीक है ना। रुद्र, रुद्र पशुओं के देवता को, पशुओं के देवता रुद्र कहे जाते हैं, जबकि पशुओं के देवता पहले पूषण हुआ करते थे, ठीक है ना। पशुओं के देवता पहले पूषण हुआ करते थे, लेकिन पूषण को पशुओं के देवता से हटा करके शूद्रों के देवता के रूप में माना जाने लगा, क्योंकि शूद्रों की हालत ऐसी हो गई थी, पशुओं से भी बदतर कर दी गई थी इस वर्ण व्यवस्था ने, ठीक है ना, इतनी चरम सीमा पर पहुँच गई थी, जिसके कारण पूषण को शूद्रों का देवता कहने लगा। जो पशुओं के देवता थे वो शूद्रों के देवता बन गए, ठीक है ना। उसके बाद वरुण, वरुण का भी उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलता है। उसके बाद यज्ञों के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें से प्रमुख यज्ञ, प्रमुख यज्ञों के बारे में वर्णन बताते हैं, जिसमें यज्ञ, प्रमुख यज्ञ में हम राजसू यज्ञ जो प्रतिष्ठा हेतु किया जाने वाला यज्ञ था, और वाजपेयी यज्ञ जो शक्ति प्रदर्शन के लिए यज्ञ था, ठीक है ना। तो राजसू यज्ञ लिखते चले थोड़ा थोड़ा, राजसू यज्ञ, तो राजसू यज्ञ किसके लिए था? प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए राजसू यज्ञ किया करते थे। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ, वाजपेयी, ठीक है ना, वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ किसके लिए था? शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए वाजपेयी यज्ञ का प्रयोग किया जाता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ, कौन? अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यज्ञ किसके लिए? क्षेत्र विस्तार के लिए, अश्वमेध यज्ञ क्षेत्र विस्तार के लिए, ठीक है ना, क्षेत्र विस्तार के लिए। अब अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि राजा एक घोड़े को छोड़ देता था। अश्वमेध यज्ञ एक प्रकार की एक घोड़े की बलि होती थी, और अश्वमेध यज्ञ किया जाता था, एक घोड़े को छोड़ जाता था कि घोड़ा जहाँ भी जाए, जिस विस्तार में जाता, घोड़ा जिस जिस क्षेत्र से होता हुआ गुजरता है, वह क्षेत्र उस राजा का मान लिया जाता था। अगर उस घोड़े को रोकने वाला कोई दूसरा व्यक्ति घोड़े को रोकता है, तो राजा के जो सैनिक उनके साथ रहते थे, वो उस व्यक्ति से युद्ध करते हैं। अगर वो व्यक्ति जीत जाता है तो वो क्षेत्र विस्तार राजा का नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति को पराजित करने के बाद घोड़ा आगे बढ़ता जाता है तो वह राजा का क्षेत्र हो जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ, और बाद में राजा का घोड़ा लौट करके पुनः अपने राज्य में आ जाने के बाद उस घोड़े की आखिरी में बलि दे दी जाती थी, ठीक है ना। तो अश्वमेध यज्ञ, ठीक है ना, ये अश्वमेध यज्ञ होता था। उसके बाद यज्ञ में कर्मकांड, और बलि की प्रधानता बढ़ी, ठीक है ना। तो यज्ञ में कर्मकांड, तो यज्ञ में कर्मकांड और बलि की प्रधानता बढ़ी, ठीक है ना। बलि की प्रधानता, तो बलि देने जाने का प्रचलन इसमें मिलता है, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में बलि देने जाने का प्रचलन मिलता है, जिसमें क्या होता है 24,000 बैलों की बलि का एक प्रमुख साक्ष्य मिलते हैं। 24,000 बैलों की बलि, 24,000 बैलों की बलि के साथ मिलते हैं, बैलों की बलि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इसमें क्या होता है यज्ञ में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। यज्ञ क्या होता है? कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय का आपस में संघर्ष शुरू हो जाता है कि अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए। उसके बाद प्रमुख देवता प्रजापति को मानते हैं, प्रजापति को सृजन का देवता या निर्माता का देवता के रूप में जानते हैं। उसके बाद विष्णु का पूर्व वैदिक काल में कोई विवरण नहीं मिलता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में विष्णु का विवरण मिलता है, जिसमें विष्णु को पोषण या रक्षक के देवता के रूप में जानते हैं। रुद्र पशुओं के देवता, अब पशुओं के देवता जो रुद्र वो अब हैं वर्तमान में, लेकिन अभी रुद्र दिखाया जाता है। इससे पहले पूर्व वैदिक काल में पूषण को पशुओं को देवता बताया जाता था, लेकिन पूषण को पशुओं के देवता से हटा करके पूषण को शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। शूद्रों की स्थिति इतनी भयावह या भयानक हो गई थी, या इतने स्थिति में उनकी गिरावट आई थी। उसके बाद वरुण जो जल देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनका वर्णन पूर्व वैदिक काल में नहीं मिलता है, उत्तर वैदिक काल में मिलता है। उसके बाद यज्ञ में राजसू यज्ञ प्रतिष्ठा हेतु के लिए राष्ट्रीय यज्ञ किया जाता था। उसके बाद
वाजपेयी यज्ञ में क्या होता था, शक्ति प्रदर्शन के लिए। और अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को छूट दिया जाता था क्षेत्र विस्तार के लिए, ठीक है ना। और उस घोड़े को वापस में राज्य में आने के बाद उसकी बलि दे दी जाती थी। तो ये हो गए यज्ञ। उसके बाद यज्ञ में और कर्मकांड में ज़्यादा बलि और प्रधानता बढ़ने का कारण था कि एक स्थान पर 24,000 बैलों की बलि के रूप में साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद आइए अब बताते हैं उत्तर वैदिक काल में या वैदिक काल में कुछ नदियाँ थीं जिनके नाम आधुनिक में कुछ और हैं और वर्तमान प्राचीन में भूतकाल में कुछ नाम और थे। तो उनके प्राचीन नाम नदियों के और आधुनिक में नाम क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है ना। तो नदियाँ प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो इधर लिखेंगे नदियों के नाम, ठीक है ना। नदियों के नाम में प्राचीन नाम और आधुनिक नाम, प्राचीन और आधुनिक नाम, ठीक है ना। तो प्राचीन और आधुनिक, तो नदियों में जो प्राचीन नाम जो वितिस्ता था उसे आज झेलम नदी के नाम जानते हैं, और प्राचीन नाम पुरुषड़ी उसे आप रावी नदी के नाम से जानते हैं। तो वितिस्ता नदी को झेलम नदी के नाम से जानते हैं, और पुरुषड़ी नदी के किनारे दगराज के युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है ना। पुरुषड़ी नदी के किनारे उसे रावी नदी के नाम से आधुनिक में जानते हैं। उसके बाद सतुद्री जो सतलज नदी है, जो वर्तमान में उसे सतुद्री के नाम से प्राचीन में जाना जाता रहा। सतुद्री, ठीक है ना। सतुद्री को वर्तमान में सतलज नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद अक्सनी जो वर्तमान में चिनाब नदी है उसे अक्सनी नाम से जानते हैं। अक्सनी, ठीक है ना। अक्सनी को वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। अक्सनी को चिनाब के नाम से जानते हैं, चिनाब नदी के नाम से है, ठीक है ना। और सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। और कुंभा, तो सदा नीरा नदी को ना गंडक नाम था, गंडक नदी के नाम से जानते हैं, गंडक नदी के नाम से जानते हैं। उसके बाद कुंभा नदी को वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जानते हैं, काबुल नदी के नाम से जानते हैं, कुंभा नदी, ठीक है ना। कुंभा के बाद विपाशा को व्यास नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, विपाशा, ठीक है ना। तो विपाशा को व्यास नदी के नाम से जानते हैं, सरस्वती को घग्गर नदी के नाम जानते हैं, सरस्वती। तो सरस्वती नदी को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं, घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ इसमें ये जाना जाता है सरस्वती की जो मुख्य धारा थी वो विलुप्त हो गई है। सरस्वती की मुख्य धारा विलुप्त हो गई है, ठीक है ना, विलुप्त हो गई है। जो मुख्य धारा सरस्वती की थी वो विलुप्त हो चुकी है। बाद बाकी सरस्वती नदी को जो प्राचीन नाम सरस्वती वर्तमान में घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो सभी नदियाँ कुछ इस प्रकार हैं। वितिस्ता नदी को झेलम नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में। पुरुषड़ी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं। सतुद्री को वर्तमान में सतलुज नदी के नाम से जानते हैं। अक्सनी को चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। और सदा नीरा को गंडक नदी के नाम से जानते हैं। कुंभा को काबुल नदी के नाम से जानते हैं। और विपाशा को व्यास नदी के नाम से जानते हैं। सरस्वती को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई कुछ प्रमुख नदियाँ, प्राचीन और आधुनिक में किस नाम से हम लोग जानते हैं। और ये टॉपिक इतना हो गया है। उसके बाद मैंने अधिक से अधिक जानकारी शेयर करने की कोशिश की है, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट में बताइएगा तो वीडियो कैसी रही, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।